हेलो एवरीवन। आज का मेरा सेशन एमपी में टीटी के लिए वर्ग वन के नोटिफिकेशन को लेकर के है। इसमें फॉर्म अप्लाई करने की डेट क्या होगी, कब से कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, मैं आपको उसके लिए जानकारी दे दूंगा। तो चलिए चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा। तो हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट pv.mp.gov.in जैसे ही ये पोर्टल ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। ठीक है, ये आपको दिखेगा होम पेज पर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इंग्लिश मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया तो ये देखिए पोर्टल ओपन होगा और यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी जिसको हम वर्ग वन बोलते हैं, मिडिल स्कूल का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, पर मैं इसके बारे में आपसे अलग से बात करूंगा। आज मैं जो बात करने वाला हूँ हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि 12 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसका ये रूल बुक है, एडवर्टाइजमेंट है, मैं आपको अभी रूल बुक बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये है रूल बुक। 64 पेज का ये रूल बुक है। पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि इस रूल बुक को आप ध्यान से पढ़िएगा और एक एक चीज को आप नोट करिएगा कि जो जो इन्होंने निर्देश दिए हैं उनका पालन आपको करना होगा। ठीक है, तो देखिए, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा 2023 में अभी होने वाली है, उसके ऑनलाइन आवेदन पत्र के भरने की जो तिथि है वो है 12 जनवरी से 27 जनवरी तक। ठीक है, 12 जनवरी से 12 जनवरी से कब तक है, 27 जनवरी तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर आपसे आवेदन पत्र में भरते वक्त कोई गलती हो जाती है तो उसका जो संशोधन है, करेक्शन है, वो करेक्शन विंडो भी 12 तारीख से 1 फरवरी तक के लिए ये ओपन रहेगी। इज दैट क्लियर? परीक्षा की तिथि और दिनांक क्या है, परीक्षा कब होगी? तो देखिए, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में होने वाली है तो अलग अलग दिन इसका डिसाइड होगा, शिफ्ट डिसाइड होंगी। तो ये 1 मार्च 2023 यानी बुधवार से प्रारंभ होगी। ठीक है, अब आपने जिस हिसाब से फॉर्म अप्लाई किया होगा उसी हिसाब से आपके टेस्ट के शेड्यूल डिसाइड किए जाएंगे। इसके अलावा अब देखिएगा, अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 500 रुपीज पर पेपर है, मान के चलिए। और जो विभागीय शुल्क यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से लिए जाएगा वो 100 रुपीज, प्लस इसमें जो पोर्टल चार्ज है वो करीब 60 रुपीज होता है। तो 60 रुपीज यानी कि 660 रुपए आपको टोटल देने होंगे। तो 600 रुपीज जो है पर पेपर आपको देना होता है। फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो ये 250 और करीब 300, तो हाफ हो जाता है, ऑब्वियसली बात है। इज दैट क्लियर? इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा 1 मार्च से, क्योंकि इसका एग्जाम है तो फर्स्ट जो शिफ्ट होगी वो होगी 9 से 11:30, 2.5 घंटे का ये एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, 9 से 11:30, लेकिन उसके लिए अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग करना है 7 से 8 बजे सुबह। सुबह की पाली है क्योंकि ये। ठीक है, इसके बाद आपको एक निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा, तो 8:50 से 9 बजे यानी 10 मिनट का आपको वो टाइम मिलता है, जो आप इंस्ट्रक्शन जो स्क्रीन पर आते हैं, आप जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं तो कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन टैब होगा, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, ये सारी चीजें आपको वहां पर चुनने का अवसर मिलता है। तो जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो आपको 10 मिनट देते हैं ऊपर। सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर होगा वो 2 से 4:30 बजे। ये जो पूरा पेपर है आपका 2.5 घंटे का होगा। इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे? 150 मिनट, 150 क्वेश्चन होंगे, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिएगा कुछ इंफॉर्मेशंस हैं या आधार पंजीयन अनिवार्य है, तो वो बिना उसके आपका इसमें फॉर्म फिल नहीं होगा। इसलिए अब तो मैक्सिमम सभी के पास में आधार कार्ड है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं।
है ना। ये सारे इंफॉर्मेशन आपकी लिखी हुई है। बायोमेट्रिक लगेगा, 2 बार आपका बायोमेट्रिक होता है। आपका मूल आईडी यानी कि ओरिजिनल आईडी आपको लेके जाना होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है आप इनको 1 to 1 पढ़ते जाइए। मैं इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ में पढ़ूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा, इसलिए आप लोग इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता चलता हूँ। ठीक है। अब आपको ब्लैक बॉल पेन ले जाना कंपलसरी है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या डिवाइस नहीं ले जा सकते। इसके अलावा आपका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन बेस्ड होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा आपका ये टेस्ट। ठीक। अब मेन बात ये है कि इसमें इन्होंने पूरा देखिए इंडेक्स दिया हुआ है, आप थोड़ा सा देखिए आपके कि किस पेज पर कौन कौन सी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है। मैं भी आपके साथ में इसका पूरा सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, और ये भी डिस्कस करूंगा कि अगर आपने कोई अलाइड सब्जेक्ट्स लिए थे, मान के चलिए मैं एमएससी में, तो उनकी लिस्ट एक दी गई है। अब किसी का अगर एमए नहीं है, मतलब मेन सब्जेक्ट, जैसे सपोज दैट कि मान के चलिए अगर आपने एमए हिस्ट्री से किया है तो उसके जो अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, अनुप्रयुक्त सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी लिस्ट दी गई है। अगर उसके अंतर्गत भी आपने कोई डिग्री ली है तो भी आप एलिजिबल होंगे। अगर उनके अलावा आपने कोई और विषय से एलिजिबिलिटी ली है तो वो आपकी लिस्ट में एलिजिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। संचालन के जो नियम है वो भी आपको पढ़ना है, और पात्रता परीक्षा में जो विभागीय नियम है उनको भी आपको देखना है। इसके अलावा एक प्रारूप 1 दिया गया है, जिसमें आप अभ्यर्थी का फोटो होगा, हस्ताक्षर होगा एवं स्वयं की हस्तलिपि पत्रक होगा। ये आपको इसका प्रिंट आउट लेना है, फोटो लगानी, साइन करना है, और अपने हाथ से उसमें जो भी लिखा होता है वो आपको लिखना होगा। देन उसके बाद स्कैन करके फिर जब वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वो आपको करना होता है। ठीक है। इज दैट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप यहाँ पर पद कौन सा है आपका, उच्च माध्यमिक शिक्षक, जिसको हम वर्ग 1 की बात करते हैं। पद की श्रेणी आपकी द्वितीय होगी, सेकंड क्लास। और यहाँ पर जो शैक्षणिक अर्हता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए, संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड एवं या उसकी समकक्ष। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप एमएससी या एमए किया होगा उसके साथ में बीएड आपका चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। दूसरी बात ये लिखी है कि संस्कृत पाठशाला की उच्च माध्यमिक शिक्षक जो संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य या व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय में से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। यानी कि जो संस्कृत सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे उनके लिए आचार्य उपाधि मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी आपकी एजुकेशन के लिए। इसके अतिरिक्त बीएड में बीएड भी आपका होना अनिवार्य है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देन अब यहाँ पर जो मेन बात है कि कितने परसेंट आपको लाना होंगे, तो वो आपको बता देता हूँ कि रिजर्व कैटेगरी के लिए तो 50% है, पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60%। अब रिजर्व कैटेगरी में चाहे वो आप एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे आप फिजिकली डिसेबल्ड हो या ईडब्ल्यूएस, तो इतने लोगों को इसमें ये रियायत मिलेगी। 10% का आपको इसमें रियायत मिलेगी। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, तो आपको उसका 60% लगभग 90 नंबर होता है जनरल कैंडिडेट के लिए, तो 90 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। बाकी 50%, 75% मार्क्स आपके होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी। ठीक है। ये तो एलिजिबिलिटी, ये आपका स्कोर मिनिमम कितना होना चाहिए उससे रिलेटेड जानकारी थी। अब बात आती है कि कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मेरा अपियरिंग में है तो क्या हम इस फॉर्म को भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। इसमें और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। 2018 के बाद जो ये आयोजित हो रही है शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसकी जो वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम होगी। मैं आपको बताऊं ये कब तक होगी, लाइफ टाइम, 2018 के बाद। ठीक है। इज दैट क्लियर। अब 2018 के बाद अगर आपने मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्रॉस कर ली है और दोबारा भी कभी ये निकलती है तो आपको पुनः इसमें सम्मिलित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि
मेरिट के हिसाब से जब भी अगर कोई मान के चलिए जब वैकेंसीज निकलेंगी तो शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। ये आपको समय पर सूचित किया जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि वर्ग 3 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, ठीक है। इसी तरह से वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की रिक्रूटमेंट प्रोसेस आएगी, जिसमें आपका ये स्कोर कार्ड हेल्प करेगा और उसी के बेसिस पर ये मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। शिक्षक पात्र, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, ठीक है। निर्धारित शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता, अब इसमें दो बातें होती है कि एक तो आप अगर बीएड के लास्ट ईयर में होंगे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, या फिर आप स्नातकोत्तर उपाधि के अंतिम वर्ष में होंगे, यानी कि आप एमएससी या एमए के लास्ट ईयर में होंगे, यानी कि ईयर वाइज जिनका है वो सेकेंड ईयर बोल सकते हैं, और सेमेस्टर वाइज मोड में है तो थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, वो भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दो बातें लिखी हुई हैं, एक लिखी हुई शैक्षणिक, एक लिखी है व्यावसायिक। तो शैक्षणिक में आपका स्नातकोत्तर उपाधि है और व्यावसायिक में आपका बीएड, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए आपने अभी एलिजिबिलिटी गेन कर ली, आपको एक सर्टिफिकेट भी दे दिया गया, और जब ये विज्ञापन जारी किया जाएगा रिक्रूटमेंट के लिए तब तक आपके पास में उसकी अंग सूची होनी चाहिए, चाहे वो आप व्यावसायिक परीक्षा कर रहे हो, चाहे वो आप शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा दे रहे हो। शैक्षणिक में मतलब मैंने आपको बता दिया जैसे आप एमएससी एमए, और व्यावसायिक में मतलब बीएड या इसके इक्विवेलेंट परीक्षा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, अर्थात अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। अब बात आती है कि जो लोग यानी कि निर्धारित योग्यता नहीं रख रहे हैं, सपोज दैट कि उन्होंने बीएससी किया हुआ है और वो इस फॉर्म को भर रहे हैं, भले ही उन्होंने बीएड किया हो लेकिन उन्होंने एमएससी नहीं किया है, या मान के चलिए एमएससी भी किया हुआ है और बीएड अभी तक अप्लाई भी नहीं किया है, यानी कि वो उनका फर्स्ट ईयर भी नहीं हुआ है, तो ऐसे लोग परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे। अगर वो फॉर्म भरते हैं तो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा, या आपसे भरा है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित भी होंगे, उनकी अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। ये आप ध्यान रखें, अगर आप गलत जानकारी भी देते हैं तो आपका अमान्य कर दिया जाएगा। इस बात पर विशेष ध्यान दें। बाकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप अपीयरिंग मोड में हैं, चाहे वो आप एमएससी के अपीयरिंग मोड में हो, चाहे वो आप बीएड के अपीयरिंग मोड में हो। अपीयरिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर आपका क्रॉस हो गया, यानी अंतिम वर्ष में है, वो अपीयरिंग बोला जाता है, ठीक है। दो तरह के कैंडिडेट होंगे इसमें, एक पास्ट होंगे, एक अपीयरिंग कैंडिडेट। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग कमजोर वर्ग अथवा दिव्यांग श्रेणी के, किंतु उनके पास मध्य प्रदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। अब बात उनकी हो रही है जो कैटेगरी में आते हैं, आप भले ही एससी के हों, एसटी के हों, या ओबीसी के हों, या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, लेकिन अगर आपके पास में वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अनरिजर्व की कैटेगरी में ही डाल दिया जाएगा, और अनरिजर्व की कैटेगरी में न्यूनतम अंक यानी कि 60% आपको लाने होंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में, एक और बात है, ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। मतलब अगर आप गलत जानकारी दे रहे हैं और आप सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं करते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता जो है वो नियुक्ति हेतु अमान्य, यानी आप फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है आपको, वैलिड हो वही आप बनवाएं, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे कि जो उन्होंने विज्ञापन के समय नियम दिए हैं उसी के अनुरूप
भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अधिकतम आयु की गणना विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी। ठीक है, अभी मैक्सिमम एज का कोई इसमें संदर्भ नहीं लिया गया है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कैसे होगी, तो सब्जेक्ट वाइज होगी। यानी कि अगर आपने एमएससी मैथ से किया हुआ है, फिजिक्स से किया हुआ है, जूलॉजी से किया हुआ है, बॉटनी से किया हुआ है, तो आपको उसी सब्जेक्ट में ही एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करें। मान के चलिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी 2 सब्जेक्ट से है तो आपके लिए आपको 2 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, 2 अलग अलग परीक्षाएं आपको देनी होगी। एक ही सब्जेक्ट से एक ही फॉर्म से आप 2 पेपर अप्लाई नहीं कर सकते। रिजल्ट क्लियर? और अभ्यर्थी को परिचय पत्र में उल्लिखित अंतः संबंधित विषय में अर्थ धारण करना अनिवार्य। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है। यहाँ पर आपको परीक्षा की योजना भी बताई गई है और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस आपको बताएगा। पदों का विवरण भी आपको पता चलेगा। उसके लिए जो न्यूनतम वेतन है 36,200 प्लस महंगाई भत्ता के अनुसार वेतन देय होगा और परीक्षा अवधि में ये वेतन देय होगा। 2018 के जो भर्ती के नियम है उनको आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी हमें सबसे मतलब नहीं है, अभी तो जो मेन चीज है वो ये है कि हमको ध्यान देना है कि फॉर्म कब अप्लाई करना है, कौन कौन लोग अप्लाई करते हैं और इसका एलिजिबिलिटी हमको कितना % चाहिए। अब इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं, परीक्षा संचालन के इसमें नियम दिए गए हैं। आप इसमें आराम से एक एक नोटिफिकेशन एक एक चीज को आप एक एक पॉइंट को पढ़िएगा। जो मेन नियम थे मैंने वो लगभग लगभग आपको बता दिए हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं। आप हर चीज तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, आप ये पूरा तरीके से पढ़िए। जो मेन और की पॉइंट है वो ये है कि इस परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी 25% आपका माइनस होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा त्रुटिपूर्ण प्रश्न और उसका निश्चयीकरण को बदले में दिया गया, इसकी जानकारी भी दी गई है कि वो कब कब और कैसे इसको मान्य करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम हमारी आंसर किया जाएगी तो ऑब्जेक्शन हमसे मंगाए जाएंगे। तो विशेष ठीक है, नंबर 1 कि प्रश्न की संरचना गलत हो, यानी कि जो प्रश्न दिया गया हो वो गलत हो। उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो, क्योंकि आपको 4 में से कोई एक विकल्प सही होगा आपका। अगर एक से ज्यादा सही होंगे तो कोई विकल्प सही ना हो। तीसरी पॉइंट, हिंदी और इंग्लिश में अगर होगा और उसके कारण भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, सही एक भी उत्तर न मिलता हो, कोई अन्य टाइपिंग मिस्टेक हो, ठीक है, इन सब कंडीशंस में आपको बोनस दिया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, जो भी वो डिसीजन लेंगे उसमें लिखा हुआ है। फिर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है, हर शिफ्ट में कैसे होता है वो इन्होंने टेक्निक लिखी हुई है, आप इसको एक बार समझ लेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, फिर जो आपका बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। परीक्षा परिणाम जो है वो आपका pv.gov.in पर ही आपको मिल जाएगा। सारी चीजें आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि यहाँ पर ही आपको मिलेगा, pv.mp.gov.in पर ही आपको हर जानकारी मिलेगी। परीक्षा परिणाम में आपको क्या क्या चीजें दी जाएंगी, इन्होंने कहा है लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर केवल आवेदकों को क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड स्टेटस अंकित होगा। इस परिणाम में श्रेणीवार या संवर्गवार समेकित क्रम अंकित नहीं होगा, यानी कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर अभी नहीं दे रही है। ठीक है, इज दैट क्लियर? देन अब हम बात करेंगे कि इनका सिलेबस क्या होगा और ऑनलाइन आवेदक में सामिल संलग्न के दस्तावेजों का विवरण, उसमें क्या क्या चीज चाहिए। देखो एक तो प्रारूप 1 के साथ में जो चाहिए वो कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि। दूसरी बात, ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र 10वीं अथवा 12वीं की सूची को स्कैन कराकर संलग्न कराना होगा। तीसरी बात, अगर आप कोई कैटेगरी का रखते हैं तो आपको सर्टिफिकेट स्कैन करके लगाना होगा। ठीक है, देन आप देखिए फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करने वाली भी बातें इन्होंने लिखी हुई हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड आउट करिएगा। ठीक है, काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं इन्होंने और आप ये फॉर्म कहीं से भी भर सकते हैं, चाहे एमपी ऑनलाइन कियोस्क से भरें चाहे आप स्वयं से भरें, कैसे भी भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ही आपको ये फॉर्म अप्लाई भी करना है।
इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से भर सकते हैं, पेमेंट कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हैं, ये सारे इन्होंने मोड भी दिए हैं, ऑनलाइन में भी कैसे कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप कियोस्क के द्वारा करें चाहे खुद से करें। इसके अलावा क्रेडिट डेबिट कार्ड सारी चीजें दी गई इन्होंने, आप इस नोटिफिकेशन को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। परीक्षा की योजना है वो भी बता देते हैं। फॉर्म भरने की तिथि 12 जनवरी से 27 जनवरी तक है, 16 दिन आपको ये मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और आपको उसके बाद परीक्षा जो है वो 1 मार्च 2023 से शुरू है। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 11:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 से 4:30 बजे तक होगी। 150 अंक का ये पेपर होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी -1, और 150 क्वेश्चन भी होंगे। जो फी ली जाने वाली है वो 600 रुपये पर पेपर प्लस पोर्टल चार्ज रिजर्व के लिए, और 300 रुपये प्लस पोर्टल चार्ज कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने जितनी बार भी संशोधन करेंगे उस पर 20 रुपये लगेंगे आपके। ठीक है, क्लियर, और पोर्टल शुल्क भी लगेगा। तो ये सारी चीजें आप देख लें। परीक्षा का शहर जो उन्होंने लिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको चॉइस करने के लिए पूछा जाएगा, और जो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है वो करीब 17 सेंटर्स उन्होंने रखे हुए हैं। आप जिस जगह से हो उस जगह से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, आप सेंटर अपना चुन लें। ठीक है, ये उसी तरह से मिलेंगे आपको। उपलब्ध सीटों की उपलब्धता के आधार पर रैंडम प्रकार से आपको ये आवंटित किए जाएंगे। तो है ना, इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पूर्व आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होता है तो आपको बैठने की पात्रता नहीं मिलेगी। बायोमेट्रिक कहते हुए अभ्यर्थी को टीएससी की द्वितीय भाग की प्रविष्टियों को भरकर लाना अनिवार्य होगा। आपको एक एडमिट कार्ड जब जारी किया जाएगा उसमें टीएससी पत्र होता है, उसको आपको भरना होता है। ये सारे उसमें जो जानकारी है वो लिखी हुई है, आप इसको एक बार रीड आउट करिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं परीक्षा की जो योजना है और पाठ्यक्रम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, हर क्वेश्चन आपको अनिवार्य होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा की 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा। हर क्वेश्चन पर 1 अंक का ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काट दिया जाएगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग आ और भाग बा। भाग आ में सभी के लिए अनिवार्य होगा, भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि भाग आ में जो विषय वस्तु होगी वो क्या क्या होगी। एक तो सामान्य हिंदी होगी, सामान्य अंग्रेजी होगी, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आगे की योग्यता, और पेडागोगी। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन होंगे, 8 मार्क्स के, 5, 7, 10, तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद भाग बा में 120 अंक का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय आपको दिए गए हैं। उन 16 विषय में से कोई एक विषय आप चुनेंगे, और उन 16 में से किसी एक की परीक्षा आपको देनी होगी। सब्जेक्ट्स होंगे इसमें हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, और अर्थशास्त्र, कृषि और समाजशास्त्र। इतने सब्जेक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं। 16 सब्जेक्ट्स के लिए ये एलिजिबिलिटी आपको जारी की जाएगी। ठीक है, 16 में से जिसमें से भी आप जिस विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए एमएससी किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, उस विषय से आप ये अप्लाई करेंगे और आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इसी के आधार पर जारी की जाएगी। ठीक है, इसके बाद पूरा यहाँ पर ये जो सिलेबस लिखा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। विषय वस्तु का स्तर जो है, प्रश्न पत्र के भाग आ में सामान्य ज्ञान, सामायिक घटनाक्रम, तार्किक आंकिक योग्यता, पेडागोगी की जो विषय वस्तु का स्तर होगा वो स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष।
और दूसरी बात लिखिए प्रश्न पत्र के भाग बाकी विषय वस्तु का स्तर स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड ज्ञान नॉलेज आएगा, जो सब 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पीजी लेवल के पूछे जाएंगे। किस लेवल के पूछे जाएंगे? पीजी लेवल। आप जो पार्ट ए है वो ग्रेजुएट लेवल का पूछा जाएगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश जो है वो उन्होंने कहा है कि 11-12 के आधार पर पूछा जाएगा। ठीक है। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 एवं 10 के पिछले पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर जो संबद्धता होगा वो स्नातकोत्तर स्तर का होगा, यानी जो 9th-10th में का जो आपका सिलेबस होता है उसी सब्जेक्ट के होंगे क्वेश्चन, पर इनका जो कठिनाई लेवल होगा वो पीजी लेवल होगा। तो प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोगी की समझ पर आधारित होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब इन्होंने ये पूरा सिलेबस दिया है, आप इस सिलेबस को नोट डाउन करिएगा कि पार्ट ए जो है वो यानी कि भाग 30 अंक का है और भाग बी जो है ये इन्होंने 120 अंक का निर्धारित किया है। ठीक है, कितने मार्क्स का? 120 मार्क्स का। अब आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट का ये पूरा सिलेबस दिया गया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको धीमे धीमे ये देखिए मैं स्क्रॉल करते हुए आपको दिखा रहा हूँ। मैथ्स का दिया गया है ये, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। ये फिजिक्स का दिया गया है, इसके बाद तरह से है ना ये केमिस्ट्री का होगा, फिर जूलॉजी बॉटनी, ऐसे हर विषय का ये दिया गया है ना। केमिस्ट्री का है ये। देन इसके अलावा तो ये पूरा सिलेबस दिया है, आप इसको जो है नोट डाउन करें जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना, कृषि, सोशियोलॉजी। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये है कि जो परिशिष्ट 1 आपको दिया गया इसका मतलब क्या है। परिशिष्ट 1 का मतलब ये है कि मान के चलिए अगर आपने एमएससी अगर मैथ्स के अलावा, जैसे आपका एमएससी मैथ्स से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान के चलिए अगर आपने एमएससी मैथ्स से नहीं किया है तो मैथ्स के जो सब एलाइड सब्जेक्ट्स हैं जिसे हम अनुप्रयुक्त गणित बोलते हैं, या हम जैसे बोलते हैं कि देखिए मैं एलाइड सब्जेक्ट्स बोलते हैं, सपोज दैट, जैसे कि ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा। एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा, इसका आ गया ये देखिए, जैसे मान के चलिए बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी मैं मैथ्स भी दिखा दूंगा अभी। जैसे बायोलॉजी है तो मॉलिकुलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, एग्रीकल्चर बॉटनी, लाइफ साइंसेस है, फिशरीज है, बायो साइंस है, बायो केमिस्ट्री है, बायो फिजिक्स है, इन्वायरमेंट। तो अगर ये जो बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस हैं इनमें से किसी में भी आपने एमएससी किया हुआ है, लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन लिखी कि स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान शास्त्र या प्राणी विज्ञान या बायो साइंस या लाइफ साइंस या प्लांट साइंस या एनिमल साइंस मुख्य विषय के रूप में स्नातक उपाधि में धारित करना अनिवार्य होगा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप एमएससी मैथ से हैं तो जरूरी नहीं है कि कोई दिक्कत आपको होगी। ठीक है, अब जैसे कि मैथ्स में लिखा हुआ है, मैथ्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स होती है, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स होता है, इंजीनियरिंग मैथ्स होता है, मैथमेटिकल साइंस होता है, प्योर मैथमेटिक्स होता है, ऑपरेशन रिसर्च होता है। ये सारी जो चीजें हैं वो एलाइड सब्जेक्ट्स में आएंगी। इज दैट क्लियर? तो आप इस बात की चिंता ना करें, इसमें ये लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन लेवल पर होना जरूरी है। ठीक, इज दैट क्लियर? इसी तरह से हर हर सब्जेक्ट का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसमें से देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें से जिसने भी अप्लाई किया होगा, अप्लाई करेंगे जिस भी सब्जेक्ट से, तो वो एक बार देख लें आप कि आपका ये जो आपने एलाइड सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं क्या वो आपकी इस लिस्ट में है या नहीं है। दैट्स इट, बस यही जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे ही आपको अपने क्लियर हो जाएगा कि एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, यानी आप एलिजिबल हैं या नहीं। और आखिरी में ये जो प्रारूप 1 है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये है प्रारूप 1। ठीक है, जिसमें आपका ये फोटो लगेगा, यहाँ पर आपका साइन होगा
और फोटो और साइन के लिए यहाँ पर उन्होंने निर्देश भी लिखे हुए हैं कि फोटोग्राफ से फोटो खिंचवाने की दिनांक आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए, या आवेदक आवेदन करने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये जो आपको लिखना है वो सेल्फ डिक्लेरेशन लिखना है, इस बॉक्स में लिखना है और इसको स्कैन करके आपको फॉर्म भरते समय ये लगाना होता है। ठीक है, इतना सब आपको करके रखना होगा। बस में फॉर्म भरने से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है, हर एक चीज़ की जानकारी आपको डीपी दी गई है, सिलेबस भी दिया गया है, कब कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, कब से कब तक अपियर करना है, एग्ज़ाम कब होगा, है ना, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सारी जानकारी इसमें दी गई है। एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपके अंदर होते हैं कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको दी गई। आप इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को, रूल बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर भी अगर आपको में कोई कन्फ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। फिर अगर आपके क्वेश्चंस ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। आई होप कि आपको ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं कहूँगा कि आप लोग फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी करिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू।